एक युवा अरबपति ने सिर्फ एक धुंधले से शक के चलते अपनी गरीब नौकरानी को उसी दिन बिना कोई सवाल पूछे या सफाई सुने काम से निकाल दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो चुपचाप सी लड़की वही थी जिसने गुमनाम रहकर उसकी मां की जान बचाई थी और अपने साथ एक ऐसा राज लिए हुए थी जिसे उसका पूरा परिवार 20 साल से दफनाए हुए था। जब तक कि उसकी बीमार मां, जो महीनों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी, अचानक उसके सामने आई और एक ऐसा सच बोला जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। उसकी शोहरत, पैसा और खुद पर उसका विश्वास। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी एक इंसान की सबसे बड़ी गलती पैसा खोना नहीं होती, बल्कि गलत इंसान को कम आंकना और सुधारने का मौका खो देना होता है। रोहन, अगर आज तुमने उसे निकाल दिया तो मेरे पास कोई नहीं रहेगा। शांति देवी की आवाज कमजोर थी, लेकिन उस सफेद रोशनी से भरे कमरे में साफ गूंज रही थी। हार्ट रेट मॉनिटर धीरे धीरे बीप कर रहा था। रोहन मेहरा बेजान सा खड़ा था। उसके हाथ इतनी जोर से भींचे हुए थे कि सफेद पड़ गए थे। उसने अपनी मां को कभी इस तरह देखते हुए नहीं पाया था। ये एक बीमार की निगाह नहीं थी, बल्कि एक इल्तिजा करने वाले की थी। ये नज़ारा ठीक 3 सेकंड तक चला और फिर सब कुछ बुझ गया। 3 घंटे पहले जूहू का वो विशाल बंगला सुबह की जानी पहचानी खामोशी में डूबा हुआ था। बाहर आंगन में करीने से कटे हुए पेड़ों की छाया सफ़ेद पत्थर के फर्श पर पड़ रही थी। अंदर सब कुछ एक पहले से तय की हुई मशीन की तरह चल रहा था। नौकर चाकर धीरे धीरे चल रहे थे, किसी में भी फालतू शोर करने की हिम्मत नहीं थी। रोहन मेहरा डाइनिंग टेबल पर बैठा था। उसके सामने ब्लैक कॉफ़ी का कप था जो आधा भी खत्म नहीं हुआ था। बगल में रखा फ़ोन कंपनी के नोटिफिकेशन से लगातार चमक रहा था, लेकिन उसकी नज़रें वहां नहीं थी। वो सुन रहा था। उसके सामने कमलाबाई खड़ी थी, जो इस घर में 10 साल से ज़्यादा समय से हेड हाउसकीपर थी। वो सीधी खड़ी थी, हाथ पेट के सामने रखे हुए। उसकी आवाज़ सपाट थी, लेकिन उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे काटना मुश्किल था। छोटे साहब, मैं ये बात कुछ दिनों से देख रही हूँ। वो लड़की, उसका बर्ताव अजीब है। रोहन ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी भौहें सिकोड़ी, इशारा करते हुए कि वो आगे बोले। बड़ी मेम साहब की दवाइयां अलमारी में बंद रहनी चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि वो अक्सर उसे खोलती है और चीज़ों को इधर उधर करती है। एक बार तो मैंने उसे दवाई की शीशी को अपने बैग में डालते हुए भी देखा। रोहन ने कॉफ़ी का कप नीचे रखा। हल्की सी आवाज़ हुई, लेकिन वो माहौल को बोझिल करने के लिए काफ़ी थी। आपको पूरा यकीन है? कमलाबाई बिना हिचकिचाए बोली। मैं तब तक कुछ नहीं कहती जब तक मुझे यकीन ना हो। मामला बड़ी मेम साहब की सेहत का है। मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। रोहन कुछ सेकंड चुप रहा। इन सूचनाओं को प्रोसेस करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसकी दुनिया में सब कुछ हमेशा साफ था। सही या गलत, हाँ या ना, रखो या निकाल दो। वो खड़ा हो गया। ये मेरी मां से जुड़ा मामला है, मैं इसे खुद निपटाऊंगा। कमलाबाई ने धीरे से सिर झुकाया, लेकिन उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे किसी ने नहीं देखा। रोहन डाइनिंग रूम से निकला और सीधा उस कॉरिडोर से गुजरा जो नौकर चाकरों के क्वार्टर्स की तरफ जाता था। पत्थर के फर्श पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, उतनी ही ठंडी जितनी ठंडक से वो अपने काम के फैसले लेता था। वो तब रुका जब उसने उसे देखा। मीरा सिंह फर्श पर घुटनों के बल बैठी, हाथ में कपड़ा लिए पत्थर के फर्श पर हर छोटी सी धूल को बड़े ध्यान से साफ कर रही थी। उसके बाल पीछे करीने से बंधे थे। पसीने की वजह से कुछ लटें माथे पर आ गिरी थीं। वो अपने काम में इतनी डूबी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसके पीछे खड़ा है। मीरा। रोहन की आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन उसे रोकने के लिए काफ़ी थी। मीरा ने तेजी से मुड़कर देखा और खड़ी हो गई। हल्का सा झुकते हुए बोली, जी साहब, आपने बुलाया? रोहन ने उसे देखा। उसकी निगाहें ऐसी तीखी थीं जैसे वो किसी सामान का मोल भाव कर रहा हो। अपना सामान पैक कर लो। मीरा थोड़ी ठिठकी, इसलिए नहीं कि उसे बिल्कुल हैरानी हुई, बल्कि इसलिए कि वो उस वाक्य का मतलब तुरंत समझ गई थी। रोहन ने आगे कहा, आवाज में कोई बदलाव नहीं था। आज से तुम्हें यहां वापस आने की जरूरत नहीं है। कोई सफाई नहीं, कोई मौका नहीं, बस एक फैसला जो हो चुका था। मीरा ने उसे देखा। उस पल में दोनों की निगाहें टकराईं। ये कोई मिन्नत भरी नजर नहीं थी, ना ही कोई विरोध था। बस एक ऐसी सीधी खामोश निगाह जो ठीक 3 सेकंड तक चली।
3 सेकंड जिसने रोहन को अचानक अपने सीने में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कराई। उसे यह एहसास पसंद नहीं आया। मीरा ने सिर झुकाया। जी। मैं समझ गई। कोई वजह नहीं पूछी, कोई सफाई नहीं दी, कोई शिकायत नहीं की, बस इतना ही। रोहन ने हल्की सी भौएं सिकोड़ी। उसे दूसरों की प्रतिक्रिया की आदत थी, बहस करने, माफ़ी मांगने या कम से कम नाराज़गी जताने की, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो वापस मुड़ी, कपड़ा उठाया, उसे ठीक से निचोड़कर एक तरफ रख दिया, जैसे वो अब भी अपना काम पूरा कर रही हो। रोहन वहाँ कुछ सेकंड और खड़ा रहा और फिर मुड़ गया। उसे वो जवाब मिल गया था जो उसे चाहिए था, या कम से कम उसे ऐसा लगा। कॉरिडोर के आखिर में कमलाबाई दीवार से टेक लगाकर हाथ बांधे खड़ी थी। जब रोहन उसके पास से गुजरा तो उसने सिर्फ हल्का सा सिर झुकाया। छोटे साहब ने बहुत जल्दी फैसला ले लिया। रोहन ने जवाब नहीं दिया, वो आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसके दिमाग में वो 3 सेकंड वाली नज़र कौंध गई। उसने उसे झटक दिया। एक सही फैसले पर दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। पीछे मीरा नौकरों के क्वार्टर के आखिर में बने अपने छोटे से कमरे की तरफ चली गई। कमरा बस इतना बड़ा था कि उसमें एक सिंगल बेड, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी और एक छोटी सी मेज आ सके। उसने दरवाज़ा बंद किया। कुछ सेकंड के लिए दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ी रही, एक गहरी सांस ली और फिर अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। सब कुछ धीरे धीरे करीने से हो रहा था। हर कमीज को ध्यान से तह किया गया, बैकपैक में रखा गया। एक छोटी सी डायरी, कुछ लिखे हुए कागज, एक पुरानी किताब। वो तब रुकी जब उसने दीवार पर चिपकी एक तस्वीर देखी। एक लगभग 14 साल का लड़का सड़क किनारे एक दुकान के सामने मुस्कुरा रहा था। वो करण था, उसका छोटा भाई। मीरा ने धीरे से तस्वीर उतारी, उसे किताब के बीच में रखा। फोन बजा। स्क्रीन पर करण नाम चमक रहा था। उसने फोन उठाया। दीदी, सुन रही है? दूसरी तरफ से आवाज थोड़ी कमजोर थी, लेकिन फिर भी खुशमिजाज रहने की कोशिश कर रही थी। दीदी, डॉक्टर ने कहा है कि अगले हफ्ते हमें फैसला लेना होगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा। आप ठीक तो हो ना? मीरा ने अपने लगभग भरे हुए बैकपैक को देखा। हाँ, मैं ठीक हूं। उसने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की। मैं अभी काम कर रही हूं, रात को फोन करती हूं तुझे। जी। दीदी, अपना ध्यान रखना। कॉल खत्म हो गई। मीरा ने फोन नीचे रखा, कुछ सेकंड चुप रही और फिर ऐसे कपड़े तह करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई आंसू नहीं, बस एक बराबर चलती सांस। उसने बैकपैक बंद किया, जिप लगाई और फिर बिस्तर के नीचे से छोटा सा सूटकेस निकाला। जब वो खड़ी हुई तो उसने कमरे को आखिरी बार देखा। 8 महीने लंबा समय नहीं होता, लेकिन एक इंसान को एक जगह की आदत डालने के लिए काफी होता है। उसने दरवाजा खोला, कॉरिडोर में निकली। कमलाबाई पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में एक सफेद लिफाफा था। ये तुम्हारी तनख्वाह और कुछ मदद है, उसने कहा। आवाज हल्की लेकिन ठंडी थी। मीरा ने उसे ले लिया, खोला नहीं। जी, शुक्रिया। कमलाबाई ने उसे तिरछी नजरों से देखा। तुम्हें गिन लेना चाहिए। मीरा ने सिर हिलाया। मैं नंबरों पर ज्यादा भरोसा करती हूं, लोगों के बर्ताव पर नहीं। ये बात इतनी हल्की थी कि जैसे कही ही ना गई हो, लेकिन इसने कमलाबाई का चेहरा एक पल के लिए सख्त कर दिया। मीरा ने और कुछ नहीं कहा। वो अपना सूटकेस खींचते हुए उसके पास से गुजरी, सीधे मुख्य दरवाजे की तरफ। लकड़ी का बड़ा दरवाजा खुला, सूरज की रोशनी अंदर आई, चकाचौंध करने वाली। बाहर निकलने से पहले मीरा 1 सेकंड के लिए रुकी। उसने हल्का सा सिर घुमाकर दूसरी मंजिल की तरफ जाने वाले कॉरिडोर को देखा, जहां शांति देवी का कमरा था। दरवाजा अब भी बंद था, पर्दा अब भी खिंचा हुआ था। उसे नहीं पता था कि उन्हें इस बारे में पता है या नहीं। उसने पूछा भी नहीं। मीरा बाहर निकल गई। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया, हल्का लेकिन निर्णायक। और ठीक उसी पल दूसरी मंजिल पर एक कांपते हुए हाथ ने धीरे से पर्दा हटाया। शांति देवी खिड़की के पीछे खड़ी थीं, उस छोटी सी परछाई को गेट से बाहर जाते हुए देख रही थीं। उनके होंठ कांप रहे थे। नहीं, नीचे आंगन में मीरा आगे बढ़ती रही, बिना पीछे मुड़े, और उसके पीछे उस घर के अंदर कुछ बदलना शुरू हो रहा था, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं था, यहां तक कि उस इंसान को भी नहीं जिसने अभी अभी वो फैसला लिया था।
लोहे का गेट मीरा के पीछे एक सूखी खट की आवाज के साथ बंद हो गया, जैसे उस बंगले में उसके 8 महीने के काम पर पूर्ण विराम लग गया हो। वो रुकी नहीं, ना ही पीछे मुड़ी। उसके सामने की सड़क मुंबई की दोपहर की धूप में तप रही थी, गर्म और चकाचौंध, लेकिन मीरा फिर भी बराबर कदमों से चलती रही। एक हाथ में सूटकेस, कंधे पर बैकपैक, पीठ सीधी, जैसे अभी अभी कुछ टूटा ही ना हो। पौश रिहायशी इलाके से बाहर निकलते ही गाड़ियों का शोरगुल परिचित और तेज हो गया। मीरा बस स्टॉप पर कुछ देर खड़ी रही, आते जाते लोगों को देखती रही। महंगी गाड़ियां बिना रफ्तार कम किए गुजर रही थीं। राहगीर ऐसे जल्दी में थे जैसे हर सेकंड की कोई कीमत हो। उसे अचानक लगा कि वो उस भीड़ में एक छोटा सा बिंदु है। कोई नहीं जानता, किसी को परवाह नहीं। जेब में फोन बजा, फिर से करण। मीरा ने कुछ सेकंड स्क्रीन को देखा और फिर फोन उठाया। दीदी, मैं हूं। दीदी, आपका काम हो गया? करण की आवाज थोड़ी हड़बड़ी में थी, जैसे वो अपनी चिंता छिपाने की कोशिश कर रहा हो। हो गया। तो आप जल्दी कराओगी? मीरा एक पल के लिए चुप रही। बस थोड़ा काम है बाहर। तुमने खाना पीना ठीक से किया? जी कर लिया, लेकिन डॉक्टर अभी फिर कह रहे थे अगर और देर हुई तो ऑपरेशन और मुश्किल हो जाएगा। मीरा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, एक गहरी सांस ली। मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ही सब कर रही हूं। मैं चिंता नहीं कर रहा। मुझे बस डर है कि आप थक जाओगी। लड़के की आवाज धीमी हो गई, लेकिन फिर भी शांत रहने की कोशिश कर रही थी। मीरा धीरे से मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसे कोई देख नहीं सकता था। मैं ठीक हूं, तुम आराम करो, रात को फोन करती हूं। जी। कॉल खत्म हो गई। मीरा ने फोन नीचे रखा। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए शांत हो गईं और फिर पहले की तरह सामान्य हो गईं। उसने खुद को उस भावना में ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं दी। इस वक्त कमजोरी की कोई जगह नहीं थी। एक बस उसके सामने रुकी। वो चढ़ गई और खिड़की के पास एक सीट ढूंढ ली। बस चलने लगी, उसे उस आलीशान बंगले से दूर ले जाते हुए, धीरे धीरे उन भीड़-भाड़ वाले मोहल्लों की तरफ जहां वो रहती थी। सड़क किनारे खाने के ठेले, गाड़ियों की मरम्मत की दुकानें, एक दूसरे से सटे घर, सब जाने पहचाने नज़ारे गुजर रहे थे। मीरा बाहर देख रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। मुंबई का बस टर्मिनल। 8 महीने पहले उस रात बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें टिन की छत पर जोर जोर से गिर रही थीं। लगातार आती जाती बसों के शोर में घुल रही थीं। मीरा एक प्लास्टिक की कुर्सी पर सिकुड़ी बैठी थी। बैकपैक पैरों के पास रखा था, एक छोटा सा बैग कस कर पकड़े हुए। वो मुंबई पहुंची थी। जेब में सिर्फ 500 रुपए और एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर एक नौकरी दिलाने वाली एजेंसी का पता लिखा था। 3 दिन वो बस स्टेशन पर रही, ब्रेड खाकर, पानी पीकर, नौकरी की कंफर्मेशन कॉल का इंतजार करती रही। कोई जानने वाला नहीं, कोई ठिकाना नहीं, लेकिन वो डरी नहीं। इसलिए नहीं कि वो मजबूत थी, बल्कि इसलिए कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तीसरी रात उसका फोन बजा। तुम मीरा सिंह हो ना? एक काम है, इस पते पर पहुंच जाओ। ये पहली बार था जब उसने जुहू के उस बंगले के बारे में सुना था। पहले दिन जब वो अंदर गई तो कमलाबाई ने उसे पूरा घर दिखाया और उसे 4 तह में मुड़ाए कागज दिया। यहाँ के कुछ नियम हैं, इसे ध्यान से पढ़ लो और वैसा ही करो। मीरा ने उसे खोला। 19 नियम। मालिक से तब तक बात नहीं करना जब तक पूछा ना जाए। बिना इजाजत पूर्वी हिस्से में नहीं जाना। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बदलना। बड़ी मेम साहब के बारे में नहीं पूछना। मीरा ने कुछ नहीं पूछा। उसने बस उसे तह करके अपनी जेब में रख लिया। जी, मैं समझ गई। उसे काम की जरूरत थी, बस इतना ही काफी था। बस के हल्के से ब्रेक ने मीरा को वर्तमान में वापस खींच लिया। वो एक जानी पहचानी सड़क पर उतरी। कुछ मिनट और चलकर एक गली के अंदर बनी छोटी सी चौल में पहुंची। पुरानी दीवारें, उलझे हुए बिजली के तार, कमरों से आती खाने की महक। मकान मालकिन दरवाजे पर बैठी थी। मीरा को सूटकेस के साथ देखकर हैरान हो गई। अरे, आज जल्दी आ गई। मीरा हल्की सी मुस्कुराई। जी, मैंने नौकरी छोड़ दी। मकान मालकिन थोड़ी चौंकी। क्या? क्यों? वहां तो तनख्वाह अच्छी थी। जी, अब ठीक नहीं लग रहा था। मीरा ने और कुछ नहीं बताया। मकान मालकिन ने एक लंबी सांस ली। खैर, अंदर जाकर आराम कर, बाद में सोचना। मीरा ने सिर हिलाया। कमरे का दरवाजा खोला। छोटा सा कमरा भट्टी की तरह तप रहा था। बस एक पुराना पंखा था जो खड़खड़ कर रहा था।
उसने सूटकेस नीचे रखा, बिस्तर पर बैठकर चारों तरफ देखा। सब कुछ वैसा ही था, बस हालात बदल गए थे। उसने लिफाफा खोला, पैसे गिने। कुछ महीने के गुजारे के लिए काफ़ी थे, लेकिन करण के ऑपरेशन के लिए नहीं। जीने के लिए काफ़ी और किसी को बचाने के लिए काफ़ी के बीच का फासला इतना साफ कभी नहीं था। मीरा ने अपनी छोटी सी डायरी निकाली। उसमें शांति देवी के दवा लेने के समय, दवा का प्रकार, खुराक का विस्तृत ब्यौरा था और छोटी छोटी टिप्पणियां थी, जैसे आज उन्होंने कम खाया। वो गहरी नींद नहीं सोई। उसने एक एक पन्ना पलटा, एक लाइन पर आकर रुकी। मंगलवार शाम 4 बजे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पति की आवाज याद आ रही है। मीरा ने धीरे से उस लिखावट पर हाथ फेरा। उसे वो दोपहर याद थी। शांति देवी खिड़की के पास बैठी थी। धूप उनके दुबले पतले चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने मीरा को नहीं देखा, बस ऐसे बोली जैसे खुद से बात कर रही हूं। मुझे अब उनकी आवाज याद नहीं आती। मीरा चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे से पूछा, क्या आप दोबारा सुनना चाहेंगी? शांति देवी ने सिर हिलाया। सुनना नहीं, याद करना है। मीरा को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो बस वहां खड़ी रही और फिर एक ऐसी बात कह दी जो उसने खुद भी नहीं सोची थी। मेरी माँ को गुजरे 2 साल हो गए। मुझे भी हमेशा उनकी आवाज़ याद नहीं रहती, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि वो मुझसे बात कर रही हैं। शांति देवी ने मुड़कर उसे देखा। पहली बार उनकी आंखों में जिंदगी दिखी। उस दिन के बाद से हफ्ते में 2 बार मीरा उनके कमरे में जाती थी, सफाई के लिए नहीं, बल्कि चुपचाप सुनने या बस वहां मौजूद रहने के लिए। मीरा ने डायरी बंद कर दी। उसे वो सब करने का कोई अफसोस नहीं था। फोन फिर बजा, इस बार एक अनजान नंबर से। मीरा ने फोन उठाया। हेलो, मीरा सिंह, मैं जॉब एजेंसी से बोल रही हूं। हमारे पास एक नई नौकरी है। तनख्वाह पुरानी जगह जितनी नहीं है, लेकिन काम ठीक है। तुम करना चाहोगी? मीरा कुछ सेकंड चुप रही। जी, काम कैसा है? वही घर का काम है, लेकिन घर छोटा है, नियम कानून कम है। नियम कानून कम। मीरा ने कमरे के कोने में देखा, जहां 19 नियमों वाला कागज अब भी उसकी जेब में तह किया हुआ रखा था। जी, मैं सोचकर बताती हूं। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, उन्हें जरूरत है। जी। उसने फोन काट दिया। बाहर अंधेरा होने लगा था। पीली रोशनी कमरे में आ रही थी। एक गर्म लेकिन तंग माहौल बना रही थी। मीरा बिना लाइट जलाए चुपचाप बैठी रही। धुंधले अंधेरे में उसने उस बंगले के बारे में सोचा, शांति देवी के बारे में, रोहन की 3 सेकंड वाली नज़र के बारे में और अपने आखिरी वाक्य के बारे में। मैं नंबरों पर ज्यादा भरोसा करती हूं, लोगों के बर्ताव पर नहीं। शायद उसने सही कहा था, लेकिन हमेशा सही होना ही काफी नहीं होता। शहर में कहीं और रोहन मेहरा अपने ऑफिस में खड़ा था। बड़ी सी कांच की खिड़की से बाहर देख रहा था। शहर की रोशनियां उसके पैरों के नीचे फैली थीं। सब कुछ पहले जैसा था, काम, योजनाएं, नंबर, लेकिन कुछ था जो पहले जैसा नहीं था। वो ध्यान नहीं लगा पा रहा था। कॉरिडोर में खड़ी उस लड़की की छवि, उसकी शांत लेकिन इतनी गहरी नज़र कि बेचैनी हो, बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। रोहन ने भौहें सिकोड़ी, कुर्सी पर पीठ टिका ली। बस एक नौकरानी थी। उसने खुद को यकीन दिलाने के लिए धीरे से कहा, लेकिन दिल की गहराइयों में वो जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। और उस शांत बंगले में कमलाबाई अकेली किचन में खड़ी थी, हाथ में फोन, आंखों में ठंडक। सब कुछ हो गया, उसने धीरे से कहा और फोन काट दिया। खिड़की के बाहर रात की हवा धीरे धीरे चल रही थी, अपने साथ एक अनजाना सा बेचैन करने वाला एहसास लिए हुए। क्योंकि कभी कभी जो फैसले बहुत आसान लगते हैं, वो उन चीजों की शुरुआत होते हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अगली सुबह जूहू का वो बंगला हमेशा की तरह चल रहा था, लेकिन एक खालीपन था जिसका जिक्र कोई नहीं कर रहा था। जाने पहचाने काम होते रहे। नौकर कॉरिडोर की सफाई कर रहे थे, किचन में नाश्ता तैयार हो रहा था, बगीचे में सही समय पर पानी दिया जा रहा था। सब कुछ परफेक्ट था। बस एक इंसान की कमी थी, जिसका नाम लेने की शायद किसी को इजाजत नहीं थी। रोहन मेहरा सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी नजरें बड़े से लिविंग रूम पर घूमी। वो रुका नहीं, लेकिन जब वो पूर्वी हिस्से की तरफ जाने वाले कॉरिडोर के पास से गुजरा तो उसके कदम एक पल के लिए धीमे हो गए। माँ के कमरे का दरवाजा अब भी बंद था।
पहले इस समय वो अक्सर मीरा की परछाई को वहां से निकलते हुए देखता था, हाथ में पानी की ट्रे या छोटी सी डायरी लिए हुए। आज ऐसा नहीं था। रोहन मुड़ गया, खुद से कहा कि सब कुछ ठीक है। शांति देवी के कमरे में पतली पर्दे के बीच से रोशनी छनकर आ रही थी, लकड़ी के फर्श पर कमजोर सी धारियां बना रही थी। वो खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी थी, हाथ कुर्सी के हत्थे पर। नजरें बाहर की ओर, लेकिन किसी खास चीज पर नहीं। मेज पर दवाइयों की ट्रे करीने से रखी थी, लेकिन उन्होंने उसे छुआ तक नहीं था। एक प्राइवेट केयर सेंटर से बुलाई गई नई नर्स बगल में पानी का ग्लास लिए खड़ी थी। आंटी जी, दवा लेने का समय हो गया है। शांति देवी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नर्स थोड़ा और पास आई। उसकी आवाज हल्की लेकिन थोड़ी घबराई हुई थी। आप प्लीज दवा ले लीजिए ताकि समय पर हो जाए। शांति देवी ने धीरे से भौहें सिकोड़ी, चेहरा फेर लिया। मेरा मन नहीं है। नर्स ठिठक गई। समझ नहीं पाई कि क्या करे। उसे बताया गया था कि ये मरीज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल होगा ये नहीं सोचा था। लेकिन अगर आप नहीं लेंगी तो आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। तुम्हें मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है। शांति देवी ने बात काट दी। आवाज कमजोर लेकिन दृढ़ थी। कमरे में तनाव बढ़ गया। नर्स वहां कुछ सेकंड खड़ी रही और फिर पीछे हट गई। पानी का गिलास मेज पर रख दिया। कॉरिडोर के बाहर कमलाबाई चुपचाप सारी बातचीत सुन रही थी। उसकी आंखें एक पल के लिए गहरी हो गईं, लेकिन फिर जल्दी ही सामान्य हो गईं। वो मुड़कर किचन की तरफ चली गई, जैसे सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक ही हो रहा हो। इस बीच उस गहली गली के छोटे से किराए के कमरे में मीरा सुबह जल्दी उठ गई थी। वो बिस्तर के किनारे बैठी थी, हाथ में फोन, खाली स्क्रीन को देख रही थी। पिछली रात वो लगभग सोई नहीं थी, दुख के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका दिमाग लगातार हिसाब किताब कर रहा था। बचे हुए पैसे, रहने का खर्च, करण के अस्पताल का बिल, हर नंबर साफ था और नतीजा भी साफ था। काफी नहीं था। वो उठी, मुंह धोया, सादे कपड़े पहने और फिर छोटी सी मेज पर बैठ गई। डायरी फिर से खुली। जानी पहचानी लिखावट आंखों के सामने आ गई। ये अपने लिए नहीं, किसी और के लिए थी। सुबह 8 बजे, ब्लड प्रेशर की एक गोली, खाली पेट नहीं लेनी। दोपहर 2 बजे, नर्व्स की दवा, अगर नींद कम आए तो खुराक कम कर दें। शाम 4 बजे, बात करनी चाहिए, उन्हें ज्यादा देर अकेला ना छोड़ें। मीरा आखिरी लाइन पर रुक गई। उसे वो दोपहरें अच्छी तरह याद थीं। कुछ खास नहीं होता था, बस बगल में बैठना, कभी बातें करना, कभी चुप रहना। लेकिन वही चुप्पी थी जिसकी शांति देवी को जरूरत थी। उसने डायरी बंद की, उसे बैग में रख लिया। बाहर मोटरसाइकिलों का शोर बढ़ने लगा था, एक नए दिन की शुरुआत का संकेत दे रहा था। मीरा काम की तलाश में बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसके पास हिचकिचाने का समय नहीं था। उसी समय कंपनी में रोहन मीटिंग रूम में बैठा था, लेकिन उसकी नजरें सामने रखी रिपोर्ट पर नहीं थी। नंबर, चार्ट, योजनाएं, सब कुछ साफ था, लेकिन उसका ध्यान नहीं खींच पा रहा था। रोहन सर, मैनेजर की आवाज ने उसे वापस खींचा। जी। मैं वेस्टर्न रीजन में नए लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया, जारी रखने का इशारा किया, लेकिन उसके दिमाग में एक और छवि चल रही थी। एक छोटा कमरा, हल्की रोशनी और एक लड़की जो उसकी माँ के पास चुपचाप बैठी है। उसे नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है। मीटिंग उम्मीद से जल्दी खत्म हो गई। रोहन खड़ा हुआ, अपना कोट उठाया। मैं जल्दी जा रहा हूं, उसने संक्षिप्त में कहा। किसी ने कुछ नहीं पूछा। जब वो घर पहुंचा तो सबसे पहले वो सीधे अपनी माँ के कमरे में गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। नर्स उसे देखते ही खड़ी हो गई। जी छोटे साहब, क्या माँ ने दवा ले ली? नर्स घबरा गई। जी नहीं, वो मान नहीं रही। रोहन ने अपनी माँ की तरफ देखा। वो अब भी वहीं बैठी थीं, नजरें दूर कहीं खोई हुई थीं। माँ, शांति देवी मुड़ी नहीं। आपको दवा लेनी होगी, उन्होंने धीरे से कहा, आवाज थकी हुई थी। तुम्हें मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। रोहन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर पास गया। आप सबको परेशान कर रही हैं। शांति देवी ने सिर घुमाकर उसे देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक गहरी निराशा थी। या मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है? रोहन ठिठक गया। आपके पास नर्स है, डॉक्टर है, लेकिन कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। इस बात ने कमरे की हवा को जैसे जमा दिया। रोहन ने अपनी माँ को देखा और फिर उनके बगल वाली कुर्सी को देखा। कुर्सी खाली थी
उसने पहले कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। वो कहाँ है? शांति देवी ने पूछा। आवाज हल्की लेकिन साफ थी। रोहन तुरंत समझ गया, मैंने उसे काम से निकाल दिया है। एक लंबी चुप्पी छा गई। क्यों? वो आपकी दवाइयों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। शांति देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे तो कुछ भी कम नहीं लगा, लेकिन ये नियम है। किसी को भी अपनी मर्जी से कुछ करने की इजाजत नहीं है। उसने कुछ गलत नहीं किया। रोहन ने भौहें सिकोड़ी। आप उसका पक्ष ले रही हैं? शांति देवी ने आंखें खोली और सीधे उसे देखा। मैं सच कह रही हूं। रोहन ने जवाब नहीं दिया। वो मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। लेकिन जब दरवाजा बंद हुआ तो वो कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में एक पुरानी बात गूंज रही थी। यहां सब मुझसे बात करते हैं, लेकिन कोई मुझे सुनता नहीं। उसे याद नहीं था कि उसने ये बात कहाँ सुनी थी। शायद अपनी माँ से या उस लड़की से। शहर के एक दूसरे कोने में मीरा एक छोटी सी चाय की दुकान में बैठी थी। नौकरी दिलाने वाली एजेंसी के आदमी का इंतजार कर रही थी। उसने एक ग्लास आइस टी मंगाई थी जो सामने रखी थी, लेकिन उसने पी नहीं थी। एक अधेड़ उम्र की महिला अंदर आई, चारों तरफ देखा और फिर पास आई। तुम मीरा हो ना? जी, मेरे पास एक काम है। छोटा घर है, पति पत्नी और एक बच्चा। काम ज्यादा नहीं है, लेकिन तनख्वाह पुरानी जगह से कम है। मीरा ने सिर हिलाया। जी, मैं समझती हूं। तुम करोगी? मीरा एक पल के लिए चुप रही। जी। मैं करूंगी। उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। महिला मुस्कुराई और उसे बता दिया, कल दोपहर को ट्रायल के लिए आ जाना। जी। मीरा ने कागज लिया, उसे तह करके अपनी जेब में रख लिया। जब महिला चली गई तो वो कुछ मिनट और बैठी रही, सड़क की तरफ देखती रही। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। किसी को नहीं पता था कि उसकी नौकरी चली गई है। किसी को नहीं पता था कि उसे पैसों की कितनी जरूरत है। वो उठी, पैसे दिए और बाहर निकल गई। शाम की हवा हल्की चल रही थी, शहर की गर्मी लिए हुए। मीरा चल पड़ी। लेकिन उसके दिल में एक बात अभी भी अटकी हुई थी। काम नहीं, बल्कि एक इंसान। उस बंगले में एक इंसान था जिसे वो अलविदा नहीं कह पाई थी। और उस जगह कमलाबाई किचन में खड़ी थी, हाथ में नए कामों की लिस्ट। एक समान आवाज में नौकरों को निर्देश दे रही थीं। आज दोपहर पूर्वी हिस्से का कमरा फिर से साफ कर देना। बड़ी मेम साहब को शांति चाहिए। एक युवा नौकरानी ने धीरे से पूछा, मीरा दीदी अब वापस नहीं आएंगी? कमलाबाई ने ऊपर नहीं देखा। नहीं, उसकी आवाज दृढ़ थी। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो पूरी तरह से शांत नहीं था। क्योंकि कभी कभी किसी को हटाने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और उस घर में एक और तरह की खामोशी धीरे धीरे बन रही थी। अब वो शांति नहीं थी, बल्कि एक खालीपन था। बंगले में दोपहर सामान्य से ज्यादा शांत हो गई थी। सूरज की रोशनी आंगन के पेड़ों से छनकर आ रही थी, कॉरिडोर में लंबी धारियां बना रही थी। लेकिन अंदर का माहौल एक अजीब सा भारीपन लिए हुए था। नौकर चाकर अब भी चल रहे थे, काम कर रहे थे। लेकिन हर कोई धीमी आवाज में बात कर रहा था, कदम हल्के रख रहा था, जैसे डर हो कि कोई लटकी हुई चीज टूट न जाए। किचन में कमलाबाई मेज के सामने खड़ी थी, तेजी से सामान की लिस्ट जांच रही थी। सब कुछ ध्यान से लिखा हुआ था, हर आइटम साफ, कोई गलती नहीं। वो इस घर में हर चीज को नियंत्रित करती थी, खाने के समय से लेकर सफाई के शेड्यूल तक, सजावट से लेकर इस बात तक कि कौन कहां जा सकता है। एक युवा नौकरानी बगल में थोड़ी हिचकिचाते हुए खड़ी थी। कमला दी, क्या आज दोपहर में बड़ी मेम साहब का कमरा साफ कर दूं? कमलाबाई ने सिर नहीं उठाया। नर्स को करने दो। जी। लड़की हिचकिचाई। लेकिन कल तक तो मीरा दीदी इस समय सफाई करती थी। कमलाबाई का हाथ रुक गया, हवा जैसे एक पल के लिए थम गई। उसने सिर उठाया, आंखें ठंडी थीं। यहां अक्सर कुछ नहीं होता, सिर्फ इजाजत है या नहीं है होता है, समझी? लड़की ने जल्दी से सिर झुकाया। जी, मैं समझ गई। कमलाबाई वापस अपनी लिस्ट में लग गई। लेकिन उसका मन उतना शांत नहीं था जितना बाहर से दिख रहा था। घर में बदलाव उस तरह से नहीं हो रहा था जैसा वो चाहती थी। हाँ, मीरा को निकाल दिया गया था। हाँ, सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट आया था। लेकिन कुछ तो गलत था। उसने सोचा था कि सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ऊपर शांति देवी के कमरे में नई नर्स फिर से उसी स्थिति में थी। दवा की ट्रे अब भी मेज पर रखी थी। पानी का गिलास भरा हुआ था,
लेकिन शांति देवी ने उसे छुआ तक नहीं था। आंटी जी, समय हो गया है। शांति देवी ने जवाब नहीं दिया। नर्स ने हल्की सांस ली, शांत रहने की कोशिश की। अगर आप नहीं पिएंगी तो आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम ये वाक्य कितनी बार बोल चुकी हो? शांति देवी की आवाज ने उसे काट दिया, धीमी लेकिन साफ। नर्स चौंक गई। जी, मैं तो बस आपके भले के लिए कह रही थी। तुम मुझे नहीं समझती। एक साधारण सा वाक्य, लेकिन उसने सामने वाले को निरुत्तर कर दिया। नर्स एक कदम पीछे हट गई, खुद को पूरी तरह से बेबस महसूस कर रही थी। दरवाजे के बाहर कमलाबाई सुन रही थीं। उसकी आंखें धीरे धीरे गहरी होती जा रही थीं। वो मुड़कर सीढ़ियों से नीचे चली गई। उसके कदम सामान्य से तेज थे। उसके दिमाग में योजनाएं और साफ होने लगी थीं। ये सब ऐसे नहीं चल सकता। अगर शांति देवी सहयोग नहीं करेंगी, अगर रोहन को शक होने लगा, तो इस घर में उसने जो कुछ भी बनाया है वो हिल जाएगा, और वो ऐसा होने नहीं दे सकती थी। शाम को जब रोहन लौटा तो घर में माहौल अब भी शांत था। वो लिविंग रूम में आया, अपना कोट उतारा और नौकर को दिया। फिर संक्षिप्त में पूछा, आज मेरी माँ कैसी हैं? नौकर ने कमलाबाई की तरफ देखा, जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रहा हो। कमलाबाई एक कदम आगे बढ़ी। जी, बड़ी मेम साहब ने आज समय पर दवा नहीं ली। रोहन ने भौहें सिकोड़ी। क्यों? शायद देखभाल करने वाला बदलने की वजह से उन्हें आदत नहीं पड़ रही है। रोहन चुप रहा। कमलाबाई ने आगे कहा, आवाज धीमी लेकिन सोची समझी थी। असल में ये मामला मीरा से भी जुड़ा है। रोहन ने उसे देखा। आपका क्या मतलब है? पहले वो अक्सर दवाइयों की व्यवस्था में अपनी मर्जी से दखल देती थी। हो सकता है उसने बड़ी मेम साहब के लिए कोई गलत आदत बना दी हो। रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें और तीखी हो गईं। आपको यकीन है? मैं पूरी तरह से दावा तो नहीं कर सकती, लेकिन मैंने उसे कई बार बिना किसी निर्देश के दवाइयों को छूते हुए देखा है। रोहन ने धीरे से हाथ भींचा। तो कल आपने ये बात साफ क्यों नहीं की? कमलाबाई ने सिर झुकाया। आवाज धीमी हो गई। मैं इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन बड़गिन साहब की सेहत कीमी है। मुझे लगा कि साफ साफ बता देना चाहिए। रोहन मुड़कर सीढ़ियों की तरफ चला गया। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। कमलाबाई ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए संतुष्टि की चमक आई। सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। बस थोड़ा और रोहन पूरी तरह से मान जाएगा कि उसका फैसला सही था। ऊपर रोहन अपनी माँ के कमरे में गया। कमरे का माहौल वैसा ही था, लेकिन एक अजीब सी ठंडक थी। माँ, शांति देवी मुड़ी नहीं। आपने अभी तक दवा नहीं ली? कोई जवाब नहीं। रोहन पास गया, दवा की ट्रे उठाई। हर शीशी को ध्यान से देखा। सब कुछ करीने से रखा हुआ था, पहले से भी ज्यादा साफ। हर शीशी पर एक जानी पहचानी लिखावट ने छोटे छोटे कागज चिपके हुए थे। वो ठिठक गया। ये लिखावट उसने कहीं देखी थी। ये क्या है? उसने पूछा। नर्स ने जवाब दिया, जी, जब मैंने काम शुरू किया तो ये ऐसा ही था, शायद पहले वाली ने किया होगा। रोहन ने लिखावट को देखा। खाली पेट ना लें, ब्लड प्रेशर गिर सकता है। वो कुछ सेकंड चुप रहा। अगर वो सच में अपनी मर्जी कर रही थी तो उसने इतनी सावधानी से सब क्यों लिखा? अगर उसका इरादा बुरा था तो सब कुछ इतना साफ क्यों था? एक विचार कौंधा, लेकिन उसने जल्दी से उसे झटक दिया। ये सब हटा दो, उसने नर्स से कहा। डॉक्टर के निर्देशों का ही पालन करो। जी। रोहन मुड़ गया, लेकिन उसके कदम अब पहले जैसे दृढ़ नहीं थे। नीचे कमलाबाई खिड़की के पास खड़ी आंगन में देख रही थी। अंधेरा छा गया था। बगीचे की लाइटें जल गई थीं। सब कुछ अब भी सुंदर था, व्यवस्थित था, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे वो दिन याद आए जब उसने मीरा को किचन में खड़े होकर चुपचाप कुछ लिखते हुए देखा था। ज्यादा नहीं बोलती थी, ध्यान नहीं खींचती थी। ऐसे इंसान को समस्या नहीं बनना चाहिए था, लेकिन उसकी वही चुप्पी थी जिसे वो नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, और जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकती थी उसे वो हमेशा हटाना चाहती थी। उसकी जेब में फोन धीरे से बजा। उसने निकालकर स्क्रीन देखी और फिर आंगन में बाहर चली गई, रोशनी से दूर। हेलो, हो गया? दूसरी तरफ से आवाज धीमी थी, साफ सुनाई नहीं दे रही थी। हाँ, हो गया, कमलाबाई ने जवाब दिया। वो वापस नहीं आएगी और घर में सब ठीक है। छोटे साहब को यकीन हो गया है। वो एक पल रुकी, शांति देवी के कमरे की खिड़की की तरफ देखा। बस बड़ी मेम साहब न बदलें तो सब कुछ काबू में है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी रही। सावधान रहना, अगर पता चल गया। नहीं चलेगा। कमलाबाई की आवाज़ दृढ़ थी। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। कॉल खत्म हो गई।
वो कुछ देर वहीं खड़ी रही और फिर घर में वापस आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि दूसरी मंजिल पर हल्के से बंद पर्दे के पीछे एक जोड़ी आंखें नीचे देख रही थी। शांति देवी ने बातचीत साफ नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने कुछ महसूस किया, एक बेचैनी, कुछ जो सही नहीं था। उन्होंने कुर्सी का हत्था कसकर पकड़ लिया, सांसें भारी हो गईं। उनके दिमाग में मीरा की छवि उभरी, वो लड़की जो खिड़की के पास चुपचाप खड़ी रहती थी, आवाज हल्की लेकिन गर्म। कभी कभी बस किसी का पास बैठना ही काफी होता है। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। इस घर में बहुत सारे लोग थे, लेकिन बस एक सही इंसान की कमी थी। और शहर में कहीं मीरा अपने छोटे से कमरे में एक नई नौकरी की तैयारी कर रही थी। उसे नहीं पता था कि जो कुछ वो पीछे छोड़ आई है वो इस तरह बदल रहा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि कभी-कभी जो इंसान बहुत छोटा लगता है वही वो कड़ी होता है जो पूरे सिस्टम को टूटने से बचाता है। और जब वो कड़ी निकाल दी जाती है तो सब कुछ बिखरने के लिए बस एक छोटे से धक्के की जरूरत होती है। अगली सुबह मीरा सामान्य से जल्दी उठी। छोटा सा किराए का कमरा अब भी तप रहा था, हालांकि सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था। पुराना पंखा अपनी जानी पहचानी खड़खड़ की आवाज के साथ घूम रहा था। वो उठी, चारों तरफ एक नजर डाली, जैसे खुद को याद दिला रही हो कि सब कुछ बदल गया है। अब वो बड़ा बंगला नहीं था, न वो लंबा चमकता हुआ कॉरिडोर, न वो लिखे हुए लेकिन हमेशा मौजूद रहने वाले नियम। बस ये छोटा लेकिन सच्चा कमरा था और एक हकीकत जिससे बचा नहीं जा सकता था। मीरा उठी, पतली चादर को तय किया, कपी दबले और फिर बैकपैक से अपनी डायरी निकाली। उसने उसे खोला नहीं। बस कुछ सेकंड हाथ में पकड़े रही, जैसे सोच रही हो कि इसे रखे या नहीं। फिर उसने उसे वापस बैग में रख लिया। कुछ चीजें होती हैं जिनकी अब जरूरत नहीं होती, लेकिन उन्हें फेंका भी नहीं जा सकता। फोन पर समय का अलार्म बजा। उसे याद आया कि आज उसे नए घर में ट्रायल के लिए जाना है। कमरे से निकलने से पहले मीरा रुकी, दीवार पर लगे छोटे से शीशे में देखा। शीशा थोड़ा धुंधला था, तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि वो खुद को देख सके। चेहरा वही था, कल से अलग नहीं, बस आंखों में कुछ और था, दुख नहीं बल्कि एक गहराई। सब ठीक है, उसने खुद से धीरे से कहा। उसने दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकल गई। सुबह की गली में चहल पहल शुरू हो गई थी। मोटरसाइकिलों की आवाज़, एक दूसरे को बुलाने की आवाज़ें, सामान पहुंचाने वालों का शोर, सब मिलकर एक जीवंत और परिचित संगीत बना रहे थे। मीरा उस भीड़ में शामिल हो गई, थोड़ा तेज चलने लगी, जैसे अगर वो धीमी हुई तो सारे विचार उसे पकड़ लेंगे। नए घर का पता एक सामान्य रिहायशी इलाके में था, ज्यादा दूर नहीं। एक 2 मंजिला घर जो बड़ा नहीं था लेकिन साफ सुथरा था। कल वाली महिला दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी। मीरा को देखकर मुस्कुराई। आ गई तुम? मीरा, अंदर आ जाओ। मीरा ने धीरे से सिर झुकाया। जी। अंदर का माहौल सादा लेकिन उबुन था। एक आदमी अखबार पढ़ रहा था, एक लगभग 8 साल का बच्चा फर्श पर खिलौनों से खेल रहा था। ये मीरा है, हमारे घर में ट्रायल पर है, महिला ने परिचय कराया। आदमी ने सिर उठाया, सिर हिलाया। नमस्ते। बच्चे ने भी मीरा को देखा, आंखों में जिज्ञासा थी। आपको खाना बनाना आता है? मीरा मुस्कुराई। थोड़ा बहुत आता है। तो आज आप मेरे लिए खाना बनाओगी? यहां का जीवन सरल था। साफ तौर पर कोई लिखे हुए नियम नहीं थे, कोई जांचती हुई नजरें नहीं थीं, लेकिन पुराने घर जैसी खामोशी भी नहीं थी। मीरा ने काम शुरू किया। उसने सफाई की, चीजें व्यवस्थित की और दोपहर का खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। सब कुछ सामान्य रूप से हुआ, यहां तक कि पहले से कहीं ज्यादा आसानी से। लेकिन काम करते हुए कभी कभी वो एक पल के लिए रुक जाती, जैसे वो किसी जानी पहचानी चीज को ढूंढ रही हो जो अब नहीं थी। दोपहर में जब पूरा परिवार खाना खा रहा था तो महिला ने पूछा, तुम्हें काम ठीक लग रहा है? जी ठीक है। तनख्वाह के बारे में मैंने बता दिया था, पुरानी जगह जितनी नहीं है, लेकिन अगर तुम अच्छा काम करोगी तो मैं बढ़ा दूंगी। मीरा ने सिर हिलाया। जी मैं समझती हूं। आदमी ने बीच में कहा, जरूरी बात यह है कि यहां कोई झंझट नहीं है, बस अपना काम अच्छे से करो, यही काफी है। मीरा धीरे से मुस्कुराई। जी। उसने सिर झुकाकर खाना खाना जारी रखा। लेकिन उसके दिमाग में एक और वाक्य घूम रहा था, यहां जिसे अपनी जगह नहीं पता वो ज्यादा दिन नहीं टिकता।
वो याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी याद आ रहा था। दोपहर में जब काम लगभग खत्म हो गया तो मीरा ने थोड़ा जल्दी जाने की इजाजत मांगी। मेरा एक निजी काम है, क्या मैं शाम को आकर बाकी काम खत्म कर सकती हूं? महिला ने सिर हिलाया। हाँ, तुम जाओ। मीरा ने धन्यवाद कहा और घर से निकल गई। वो सीधे अपने कमरे पर नहीं गई, इसके बजाय उसने एक दूसरी बस पकड़ी जो जोहू की तरफ जा रही थी। काम की वजह से नहीं, बल्कि एक अधूरे काम की वजह से। बस बंगले से कुछ दूरी पर रुकी। मीरा उतरी, कुछ सेकंड सड़क के किनारे खड़ी रही, अंदर की तरफ देखती रही। बड़ा गेट अब भी बंद था। गार्ड पहले की तरह मुस्तैदी से खड़ा था। सब कुछ वैसा ही था। वो अंदर नहीं गई, वो बस वहां खड़ी देखती रही। उसके दिमाग में काम पर वापस आने का कोई इरादा नहीं था। वो ये अच्छी तरह जानती थी, लेकिन एक इंसान था जिसे वो अलविदा नहीं कह पाई थी। एक इंसान जिसे वो ऐसे नहीं मान सकती थी जैसे वो कभी था ही नहीं। गेट के दूसरी तरफ उस बड़े घर में शांति देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। दवा की ट्रे अब भी मेज पर रखी थी, अब भी उसे छुआ नहीं गया था। नर्स दरवाजे पर खड़ी थी, समझ नहीं पा रही थी कि आगे बढ़ें या पीछे हटें। आंटी, प्लीज आप पी लीजिए। शांति देवी ने जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें खिड़की से बाहर थीं, लेकिन उन्हें बगीचा नहीं दिख रहा था। वो याद कर रही थी, अतीत के किसी रिश्तेदार को नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान को जो अभी अभी गया था। नीचे रोहन गिविंग रूम में खड़ा था। हाथ में फोन था, लेकिन वो सच में स्क्रीन को नहीं देख रहा था। उसने अभी अभी एक काम की कॉल खत्म की थी, लेकिन उसका दिमाग अब भी अपनी प्रवचनीय लय में नहीं लौट पा रहा था। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा, एक विचार कौन था, और वो ऊपर चला गया। जब उसने अपनी माँ का दरवाजा खोला तो नजारा वही था। नर्स घबराई हुई खड़ी थी, दवा की ट्रे वैसी की वैसी। माँ ने अभी तक नहीं पी। नर्स ने सिर हिलाया, आवाज धीमी थी। जी, मैं उन्हें मना नहीं पाई। रोहन पास गया। माँ। शांति देवी मुड़ी नहीं, आपको सहयोग करना होगा। खामोशी। रोहन ने धीरे से हाथ भींचा। आप ऐसे नहीं कर सकती। शांति देवी ने धीरे से कहा, आवाज कमजोर लेकिन साफ थी। या शायद मैं इस तरह से जीना ही नहीं चाहती। रोहन ठिठक गया। आप क्या कह रही हैं? जीना नहीं, बस मौजूद रहना। इस बात का रोहन कोई जवाब नहीं दे सका। उसने कमरे में चारों तरफ देखा। सब कुछ पूरा था, परफेक्ट, कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक खालीपन का एहसास था जिसका वो नाम नहीं ले पा रहा था। वो कहाँ है? शांति देवी ने पूछा। रोहन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैंने उसे काम से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि उसने नियम तोड़ा या क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे? रोहन चुप रहा। गेट के बाहर मीरा अब भी वहीं खड़ी थी। शाम की हवा से उसके बाल उड़कर चेहरे पर आ रहे थे। उसने घर को आखिरी बार देखा और मुड़ गई। वो अंदर नहीं गई, ना ही किसी को बुलाया। कुछ विदाएं बिना शब्दों के होती हैं, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, गेट के पीछे एक कार रुकी। रोहन बाहर निकलने ही वाला था। उसकी नजरें अनजाने में सड़क की दूसरी तरफ गईं, एक जानी पहचानी परछाई। वो ठिठक गया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो इंसान सड़क की भीड़ में घुल चुका था। रोहन कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। एक अजीब सा एहसास उठा, अफसोस नहीं बल्कि कमी का। वो वापस कार में बैठ गया। दरवाजा बंद हुआ, कार चल पड़ी। लेकिन उसके दिमाग में पहली बार एक ऐसा सवाल आया जिसका उसके पास तुरंत कोई जवाब नहीं था। क्या मैंने किसी ऐसी चीज को जाने दिया जो मेरी सोच से ज्यादा जरूरी थी? और कहीं आगे मीरा चलती रही, बिना पीछे मुड़े, बिना रुके। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो नजर ना आने पर भी दिल में रह जाती हैं। उस दोपहर बंगले में माहौल एक अजीब तरह से गाढ़ा हो गया था। सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक ऐसी मशीन की तरह जिसकी लय बिखा गई हो। गलत नहीं, लेकिन अब सहज नहीं। शांति देवी के कमरे में नर्स कुर्सी के पास चुपचाप खड़ी थी, हाथ में पानी का गिलास पकड़े हुए, जो कप का ठंडा हो चुका था। दवा की ट्रे अब भी मेज पर थी, सुबह से वैसी की वैसी। आंटी, प्लीज आप पी लीजिए, उसने एक बार फिर कहा। उसकी आवाज अपनी ही हिम्मत की तरह धीमी होती जा रही थी। शांति देवी ने जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें अब खिड़की से बाहर नहीं थीं, बल्कि कमरे के बीच एक अनिश्चित बिंदु पर टिकी थीं, जैसे वो किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रही हों। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, नर्स बड़बड़ाई, लगभग खुद से बात करते हुए। शांति देवी ने धीरे से कहा, उसे देखे बिना। तुम गलत नहीं हो, बस तुम वो इंसान नहीं हो। नर्स समझी नहीं, लेकिन उसने पूछा भी नहीं।
वो बस एक कदम पीछे हट गई, बेबस। नीचे कमलाबाई किचन में खड़ी थी, लेकिन उसके कान सीढ़ियों की तरफ थे। ऊपर की हर छोटी सी आवाज उसके ध्यान से बच नहीं रही थी। जब उसने एक नौकरानी को धीरे से कहते सुना कि बड़ी मेम साहब ने अभी तक दवा नहीं ली है, तो उसने कसकर हाथ भींच लिए। नाखून हथेली में चुभ गए। ये ज्यादा देर ही चल सकना। वो तेजी से किचन से निकली, सीधे सीढ़ियों की तरफ। हर कदम दृढ़ था, जैसे उसने कुछ तय कर लिया हो। जब वो कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो 1 सेकंड रुकी और फिर धीरे से खटखटाया। बड़ी मेम साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। बड़ी मेम साहब, दवा लेने का समय हो गया है, नर्स ने भी कई बार याद दिलाया है। तुम बाहर जाओ। शांति देवी की आवाज ने उसे काट दिया। ऊंची नहीं, लेकिन हर बात को रोकने के लिए काफी थी। कमलाबाई ठिठक गई, लेकिन आपकी सेहत। मैंने कहा तुम बाहर जाओ। शांति देवी की आंखें इस समय एक कमजोर बीमार की नहीं थी। वो तीखी थी, सचेत थी, और उनमें एक ऐसी कठोरता थी जो इस घर में बहुत समय से किसी ने नहीं देखी थी। कमलाबाई ने और कुछ नहीं कहा। वो मुड़कर बाहर चली गई, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। कुछ था जो काबू से बाहर हो रहा था। नीचे आंगन में दोपहर की धूप हल्की हो गई थी। हवा धीरे धीरे पेड़ों से गुजर रही थी। पत्तियां सरसरा रही थीं। माहौल शांत लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ होने का पूर्वाभास था। ऊपर शांति देवी उठी। हरकत धीमी थी, थोड़ी कांपती हुई, लेकिन अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उन्होंने कुर्सी का सहारा लिया और एक एक कदम करके दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुला। सामने का लंबा कॉरिडोर रोशन लेकिन ठंडा था। वो बाहर निकली। हर कदम मुश्किल था, लेकिन वो रुकी नहीं। नीचे एक नौकरानी फर्श साफ कर रही थी। उसने सिर उठाया और शांति देवी को धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आते देखकर चौंक गई। बड़ी मेम साहब। वो घबरा कर खड़ी हो गई। आपको कुछ चाहिए? मैं कमला दी को बुलाती हूं। शांति देवी रुकी नहीं। जरूरत नहीं है। उनकी आवाज कमजोर लेकिन दृढ़ थी। नौकरानी घबराकर उन्हें रोक नहीं पाई। कमलाबाई किचन से भागी हुई आईं। ये नजारा देखकर ठिठक गईं। बड़ी मेम साहब, आपको इस समय नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन शांति देवी उसके पास से गुजर चुकी थी, बिना मुड़े, बिना रुके। बड़ा दरवाजा खुला। बाहर की रोशनी सीधे अंदर आई और दूर गेट के पास एक परछाई चल रही थी। मीरा सिंह कुछ दूर निकल चुकी थी, लेकिन उसके कदम धीमे हो गए थे। थकान की वजह से नहीं, बल्कि एक अजीब से एहसास की वजह से, जिसे वो नाम नहीं दे पा रही थी। जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और फिर उसने सुना, मीरा। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उस दूरी को पार करने के लिए काफी थी। मीरा रुकी। उसने मुड़कर देखा और शांति देवी को सीढ़ियों पर खड़े पाया। उनका छोटा सा शरीर सीधा था, संतुलन के लिए खंबे को पकड़े हुए। दोनों की आंखें मिली। उस पल में आसपास की साही आवाजें जैसे गायब हो गईं। मीरा ने कुछ नहीं सोचा। वो मुड़कर तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। मां, रोहन की आवाज पीछे से गूंजी। वो अभी अभी घर से भाग कर आया था। चेहरे पर साफ घबराहट थी। मां, आप क्या कर रही हैं? इतनी धूप है। वो उन्हें सहारा देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शांति देवी ने धीरे से उसका हाथ हटा दिया। मुझे रहने दो। उनकी आवाज शांत थी। रोहन ठिठक गया। ये वो कमजोर मां नहीं थी जिसे वो हाल के महीनों में जानता था। शांति देवी एक सीढ़ी नीचे उतरी, फिर एक और। मीरा पास आ चुकी थी। उसने सूटकेस नीचे रखा और जल्दी से उन्हें सहारा दिया। आंटी, आपको बाहर नहीं आना चाहिए। शांति देवी ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। हाथ ठंडा था, लेकिन पकड़ मजबूत थी। तुम कहाँ जा रही हो? मीरा ने सिर झुकाया। जी, मैं दूसरी जगह काम करने जा रही हूं। नहीं, एक शब्द लेकिन दृढ़। मीरा ने सिर उठाया, थोड़ी हैरान। आंटी, मैं नहीं जाऊंगी। रोहन पीछे खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। माँ, ये मामला मैं सुलझा चुका हूं। वो अब यहां काम नहीं करती। शांति देवी ने मुड़कर उसे देखा। उनकी आंखों ने उसे बीच में ही रोक दिया। रोहन, उनकी आवाज साफ थी। अब कांप नहीं रही थी। तुमने अभी अभी उस अकेले इंसान को निकाल दिया है जो मुझे जीने की वजह दे रहा था। हवा जैसे जम गई। रोहन कुछ सेकंड कुछ नहीं बोल पाया। मैंने सबसे अच्छी नर्स रखी है। उसने शांत रहने की कोशिश की। वो आपके शरीर का ध्यान रखती है। शांति देवी ने कहा।
लेकिन ये इंसान, उन्होंने मीरा का हाथ धीरे से भींचा। मुझे समझती है। मीरा चुपचाप खड़ी रही। कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। रोहन ने उसे देखा और फिर अपनी मां को। आप कुछ ज्यादा कह रही हैं? नहीं, शांति देवी ने सिर हिलाया। तुमने कभी नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। तुमने बस सोचा कि पैसा सब कुछ बदल सकता है। रोहन ने हाथ भींचे। मैं बस आपके लिए सबसे अच्छा चाहता था, लेकिन मैं ये नहीं समझा कि सबसे अच्छा क्या है। एक लंबी चुप्पी छा गई। हवा आंगन से गुजरी, पत्तियां धीरे से हिलीं। रोहन ने मीरा को देखा। उसकी आंखों में अब कल जैसी खामोश स्वीकृति नहीं थी, बल्कि कुछ और था। कोई इल्जाम नहीं, कोई नाराजगी नहीं, बस एक स्पष्टता। तुम कुछ बोलो, रोहन ने अचानक कहा। मीरा थोड़ी हिचकिचाई। जी, मैं तो बस अपना काम कर रही थी। तो तुम्हें लगता है कि मैं गलत था? मीरा ने उसे देखा। मुझे साहब को जज करने का कोई हक नहीं है, लेकिन आपके कुछ विचार हैं। 1 सेकंड की चुप्पी। आप सोचते हैं कि हर चीज फैसले और पैसे से हल हो सकती है? मीरा की आवाज हल्की थी, लेकिन वो बच नहीं रही थी। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो बैलेंस शीट में नहीं आती। रोहन ठिठक गया। ये बात उसने मीटिंग रूम में कभी नहीं सुनी थी। शांति देवी एक कदम आगे बढ़ी, दोनों के बीच खड़ी हो गईं। तुम्हें नहीं पता कि तुमने अभी क्या किया है रोहन। उनकी आवाज गहरी हो गई। और अगर आज मैं नीचे नहीं आती, वो एक पल रुकी, तो शायद तुम्हें कभी पता नहीं चलता। रोहन ने अपनी मां को देखा। पहली बार उसे लगा कि वो स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, काम की वजह से नहीं, बल्कि इंसानों की वजह से। पीछे कमलाबाई दरवाजे की छाया में खड़ी सब देख रही थी। उसका चेहरा अब शांत नहीं था। कुछ था जो टूटना शुरू हो गया था। और आंगन के बीच ढलती शाम की रोशनी में 3 लोग एक दूसरे के सामने खड़े थे। अब मालिक और नौकर का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसी कहानी के टुकड़े थे जिसे अभी तक कोई पूरी तरह से समझा नहीं था। और पहली बार रोहन मेहरा को एहसास हुआ कि कुछ फैसले एक बार ले लिए जाने के बाद सिर्फ वर्तमान को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि उन चीजों को भी खींच लाते हैं जिन्हें वो अतीत में कभी नहीं जानता था। घर के सामने का आंगन इतना शांत था कि पेड़ों से गुजरती हवा की आवाज भी सुनाई दे रही थी। रोहन अपनी मां और मीरा के सामने खड़ा था, लेकिन कई सालों में पहली बार उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जाने पहचाने वाक्य, सफाई, बहाने, फैसले लेना, सब कुछ इस स्थिति में बेमतलब लग रहा था। शांति देवी अब भी मीरा का हाथ पकड़े हुए थीं। हाथ दुबला लेकिन मजबूत। उन्होंने अपने बेटे को देखा। आंखों में अब इल्जाम नहीं था, बल्कि एक खामोश दृढ़ता थी। तुम सोचते हो कि यह सिर्फ एक नौकरानी को निकालने की बात है, उन्होंने धीरे धीरे कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। रोहन ने भौहें सिकोड़ी। आप क्या कह रही हैं? शांति देवी ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो सालों से दिल में दबाए सब कुछ इकट्ठा कर रही हों। तुम्हें वेस्टर्न रीजन की ब्रांच याद है? पहले तुम्हारे पापा ने वहां एक गोदाम खोला था। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे याद है, लेकिन वो बहुत पहले बंद हो गया। वो एक जरूरी कारोबारी फैसला था। जरूरी, उन्होंने दोहराया। आवाज धीमी हो गई। हाँ, कंपनी के लिए जरूरी था, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। रोहन चुप रहा। मीरा बगल में खड़ी थी, कुछ नहीं बोली। उसे कुछ अंदाजा हो गया था, लेकिन वो अब भी इंतजार कर रही थी। वहां एक इंसान था, शांति देवी ने आगे कहा। एक महिला जिसने 10 साल से ज्यादा काम किया, जब से गोदाम शुरू हुआ था। उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन वो काम को किसी से भी ज्यादा समझती थी। रोहन की याददाश्त में एक धुंधली सी तस्वीर उभरने लगी। आप किसकी बात कर रही हैं? माया शर्मा। मीरा ने धीरे से हाथ भींच लिया। ये उसकी मां का नाम था। रोहन ने मीरा को देखा और फिर अपनी मां को। ये इस लड़की की मां नहीं हो सकती, शांति देवी ने सीधे कहा। हवा जैसे दब गई। रोहन चौंक कर खड़ा रह गया। उसकी आंखें हैरानी से शक में बदल गईं। इस बात का इससे क्या लेना देना है? शांति देवी ने उसे धीरे धीरे देखा। एक एक शब्द चबाकर। तुम्हारे पापा ने उन्हें निकाल दिया था, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी सफाई के और बिना पूरा हक दिए। रोहन ने सिर हिलाया। नहीं हो सकता, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कि तुम अपने पापा को इतना जानते हो? इस सवाल का रोहन तुरंत जवाब नहीं दे सका। शांति देवी ने आगे कहा, उस समय कंपनी मुश्किल में थी। तुम्हारे पापा को खर्च कम करना था और उन्होंने सबसे तेज तरीका चुना। लेकिन रोहन अब भी तर्कसंगत रहने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई गलती हुई भी होगी
तो कोई वजह होगी। वजह। शांति देवी धीरे से हंसी, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं थी। वजह ये थी कि उनके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं था। वजह ये थी कि वो बस एक मामूली कर्मचारी थीं। रोहन मीरा की तरफ मुड़ा। तुम्हें ये बात पहले से पता थी? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे बस इतना पता चला कि मेरी मां को नौकरी से निकालने के बाद सब कुछ बदल गया। उसकी आवाज सपाट थी, कांप नहीं रही थी, लेकिन उसके नीचे भावनाओं की एक परत थी जिसे बहुत कसकर दबाया गया था। मेरी मां ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस कहा कि कंपनी को अब उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्हें दूसरे काम करने पड़े। मुझे और मेरे भाई को पालने के लिए हर तरह का काम करना पड़ा। रोहन ने उसे देखा, उसकी आंखें धीरे धीरे बदल रही थीं। तो तुम यहां काम करने आई, उस वजह से नहीं? मीरा ने धीरे से लेकिन साफ तौर पर बात काटी। शुरू में मुझे नहीं पता था, मुझे बस काम चाहिए था। मुझे अपने भाई के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। एक पल की खामोशी। यहां आने के बाद ही मुझे एहसास हुआ। रोहन ने भौहें सिकोड़ी। क्या एहसास हुआ? मीरा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। एहसास हुआ कि ये वही कंपनी है, वही परिवार है। रोहन को लगा कि उसका गला सूख रहा है। तो तुम यहां क्यों रुकी रहीं? क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ये जवाब साधारण था, लेकिन इसने रोहन को निरुत्तर कर दिया। और मीरा ने आगे कहा, आवाज धीमी हो गई। क्योंकि मैंने आंटी को देखा। उसने शांति देवी की तरफ देखा। आप वैसी नहीं थी जैसा मैंने इस परिवार के बारे में सोचा था। शांति देवी ने धीरे से उसका हाथ भींचा। रोहन चुपचाप खड़ा रहा, जैसे वो एक ऐसी कहानी में खिंच गया हो जिसके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था। आपको ये बात कब से पता थी? उसी समय से, शांति देवी ने जवाब दिया। लेकिन मैं तुम्हारे पापा का फैसला नहीं बदल सकती थी। उन्होंने एक बार फैसला कर लिया तो इस घर में कोई उन्हें बदल नहीं सकता था। तो अब आप ये क्यों बता रही हैं? शांति देवी ने उसे देखा। क्योंकि मुझे लगा था कि तुम अलग होगे। ये बात एक कटार की तरह चुभी। रोहन को समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। लेकिन कल उन्होंने आगे कहा, तुमने वही किया जो तुम्हारे पापा ने किया था। रोहन ने हाथ भींचे। मुझे नहीं पता था। हाँ, शांति देवी ने सिर हिलाया। तुम्हें नहीं पता था, लेकिन तुमने पूछा भी नहीं। माहौल भारी हो गया। मीरा धीरे से एक कदम पीछे हटी, जैसे वो इस बातचीत के केंद्र से हटना चाहती हो। मैं यहां पुरानी बातें वापस लाने के लिए नहीं आई हूं, उसने कहा। और ना ही मेरा उस वजह से रुकने का कोई इरादा है। रोहन उसकी तरफ मुड़ा। तो तुम क्या चाहती हो? मीरा कुछ सेकंड चुप रही। मैं बस इतने पैसे चाहती हूं कि मेरे भाई का ऑपरेशन हो सके। उसकी आवाज में कोई मिन्नत नहीं थी, बस एक सच्चाई थी। बाकी, उसने आगे कहा, मेरी मां का अतीत मैं उसे नहीं बदल सकती, और यह भी पक्का नहीं है कि बदलना चाहिए। रोहन ने उसे देखा। पहली बार उसने उसे एक नौकरानी के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखा। एक कहानी के साथ, एक इतिहास के साथ जिसके बारे में उससे कुछ नहीं पता था। तुम यहां 8 महीने से थी, उसने कहा। तुम मुझे पहले बता सकती थी। मीरा ने सिर हिलाया। और फिर क्या होता? रोहन जवाब नहीं दे सका। क्या आप मुझ पर विश्वास करते? उसने पूछा। या आप सोचते कि मैं उस बात का फायदा उठा रही हूं? रोहन चुप रहा। उसने यही सोचा था, और इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। शांति देवी एक कदम आगे बढ़ी, दोनों के बीच खड़ी हो गई। देखा तुमने? उन्होंने कहा। हर कोई तुमसे कुछ लेना नहीं चाहता, कुछ लोग बस जीना चाहते हैं। रोहन ने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में सब कुछ जुड़ने लगा। कल का फैसला, वो 3 सेकंड की नज़र, दवा की शीशियों पर लिखे नोट्स, और अब ये कहानी। सब कुछ अब अलग अलग टुकड़े नहीं थे, वो एक दूसरे से जुड़ गए थे और एक ऐसी चीज बना रहे थे जिसे वो नकार नहीं सकता था। वो गलत था। पीछे कमलाबाई चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा अब पहले जैसा शांत नहीं था। उसने जो सुना वो उसकी उम्मीद से परे था। अगर रोहन को शक होने लगा, अगर सच और गहरा खोदा गया तो सिर्फ एक बात सामने नहीं आएगी। वो मुड़कर तेजी से अंदर चली गई, जैसे उस स्थिति से बचना चाहती हो। आंगन में शाम की रोशनी अब नारंगी हो गई थी। रोहन ने आंखें खोली, मीरा को देखा। उसने सही कहा। उसकी आवाज गहरी थी, अब तीखी नहीं। कुछ चीजें होती हैं जो बैलेंस शीट में नहीं आती। मीरा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे और जानना है, उसने आगे कहा। सफाई के लिए नहीं,
बल्कि समझने के लिए। मीरा ने उसे देखा। पहली बार उसे उसकी आंखों में जजमेंट नहीं, बल्कि एक खोज दिखी, और शायद ये किसी और चीज की शुरुआत थी। अंत नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी का खुलना जिसे वो दोनों अभी पूरी तरह से नहीं जानते थे। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। दिन की आखिरी धूप आंगन के फर्श पर फैली थी, लेकिन अब पहले जैसी गर्म नहीं थी। तीनों के बीच का माहौल अभी भी शांत नहीं हुआ था, हालांकि अब पहले जैसा तनाव नहीं था। रोहन कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। उसकी नजरें मीरा पर टिकी थीं, जैसे वो कोई ऐसी सफाई ढूंढ रहा हो जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। दवाइयों की बात? उसने कहा। आवाज गहरी थी। मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। मीरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथों को देखा और फिर खुले दरवाजे से कमरे में रखी दवा की ट्रे को। छोटी छोटी शीशियां, चिपके हुए नोट, सब कुछ एक सबूत की तरह वहीं था, जिसे कहने का उसे कभी मौका ही नहीं मिला। मैंने दवा नहीं ली, उसने धीरे धीरे कहा। और ना ही मैंने अपनी मर्जी से आंटी को दी। रोहन ने भौएं सिकोड़ी। तो कमलाबाई ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैं उन्हें फिर से व्यवस्थित कर रही थी। मीरा ने बात काटी, लेकिन आवाज शांत रखी। शुरू में मैं सिर्फ सफाई करती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि दवा लेने का समय नियमित नहीं था। कभी देर से दी जाती, कभी छूट जाती। रोहन ने दरवाजे पर खड़ी नर्स की तरफ देखा। वो घबरा गई। जी, मैं नई थी, इसीलिए मुझे पहल का नहीं पता। मीरा ने आगे कहा। मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैंने कुछ भी बदलने की हिम्मत नहीं की। मैंने बस जो पर्ची थी उसके हिसाब से समय लिखकर व्यवस्थित कर दिया। अगर मुझे कुछ असामान्य लगता तो मैं नोट छोड़ देती। रोहन को दवा की शीशियों पर लगे छोटे कागज याद आए। वो सधी हुई लिखावट। ये किसी छिपाने वाले का काम नहीं था, बल्कि किसी ऐसे का था जो सब कुछ सही रखने की कोशिश कर रहा हो। तुमने किसी को बताया? उसने पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। बताने के लिए कोई नहीं था। ये जवाब साधारण था, लेकिन इसने रोहन को रोक दिया। कमलाबाई को मेरा ज्यादा सवाल पूछना पसंद नहीं था। उसने आगे कहा। और नर्सें लगातार बदलती रहती थीं। मैंने बस सोचा कि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो आंटी पर असर पड़ेगा। रोहन ने अपनी मां की तरफ देखा। क्या ये सच है? शांति देवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने मीरा को देखा, फिर दवा की ट्रे को। कभी कभी मुझे सामान्य से ज्यादा चक्कर आते थे, उन्होंने कहा, लेकिन जब से इस लड़की ने लिखना शुरू किया मुझे बेहतर महसूस होने लगा। रोहन को सीने पर एक भारी बोझ महसूस हुआ। तो कल, उसने धीरे धीरे कहा, मैंने तुम्हें उस वजह से निकाल दिया। मीरा ने जवाब नहीं दिया। जवाब की जरूरत नहीं थी, सच सामने था। रोहन मुड़ गया। आंगन में कुछ कदम चला, जैसे उसे सांस लेने के लिए जगह चाहिए हो। उसने हाथ माथे पर रखा, आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में सब कुछ टूट रहा था। एक छोटी सी गलती की वजह से नहीं, बल्कि उस तरीके की वजह से जिस तरह से वो फैसले लेता था, तेज, दृढ़ और बिना जांच के। उसे कल का वो पल याद आया, जिस तरह से उसने कहा था, जिस तरह से वो खड़ी थी, और वो 3 सेकंड की नजर। वो किसी गलती पकड़े जाने वाले की नजर नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे की थी जो जानता था कि वो गलत नहीं है। वो मुड़ा। तुमने मेरी मां को बचाया। मीरा थोड़ी चौंकी। ऐसा नहीं है, उसने कहा, मैं तो बस वहां थी। विस्तार से बताओ। रोहन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मीरा थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, उस रात नर्स सो गई थी। आंटी बुला रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। मैं सफाई करने गई तो देखा कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुझे नहीं पता था कि सही क्या करना है। बस उन्हें होश में रखा और मदद के लिए बुलाया। वो रुकी। शुक्र है कि समय पर मदद मिल गई। शांति देवी ने आगे कहा। आवाज धीमी लेकिन साफ थी। अगर उस दिन ये लड़की वहां नहीं होती तो मुझे नहीं पता कि मैं आज यहां बैठी होती। रोहन ने कुछ नहीं कहा। वो बस वहीं खड़ा रहा। पहली बार उसके पास कोई जवाबी तर्क नहीं था, कोई वजह नहीं, कोई लेके नहीं, बस सच था, और वो सच उसके पक्ष में नहीं था। पीछे कमलाबाई घर से बाहर निकली। उसका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था, लेकिन उसने फिर भी अपनी आवाज स्थिर रखने की कोशिश की। छोटे साहब, ये कोई गलतफहमी हो सकती है। रोहन मुड़ा। उसकी आंखों ने उसे बीच में ही रोक दिया। आपने कहा कि उसने दवा ली। जी, मैंने उसे दवा की शीशी पकड़े हुए देखा था, उसे व्यवस्थित करने के लिए। रोहन ने बात काटी। क्या आपने उसे घर से बाहर ले जाते हुए देखा? कमलाबाई चुप रही। क्या उसे छिपाते हुए देखा? नहीं, लेकिन
तो आपने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला? रोहन की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द साफ था। कमलाबाई जवाब नहीं दे सकी। आपने कहा कि यह मेरी मां की सेहत के लिए था, रोहन ने आगे कहा। लेकिन अगर वो ये नहीं करती तो मेरी मां का क्या होता? माहौल भारी हो गया। कमलाबाई ने हाथ भींचे। मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, या अपने अंदाजे पर चल रही थी। ये एक सवाल था, लेकिन जवाब की जरूरत नहीं थी। रोहन मुड़ गया। वो इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए नहीं कि काफी नहीं था, बल्कि इसलिए कि सब कुछ बहुत साफ था। वो घर के अंदर गया, सीधे अपने स्टडी रूम में। दरवाजा बंद हो गया, शांति छा गई। वो कमरे के बीच में खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। सब कुछ अब भी करीने से व्यवस्थित था। फाइलें, कंप्यूटर, योजना बोर्ड, एक ऐसी दुनिया जिसे वो नियंत्रित करता था। लेकिन जो अभी अभी हुआ वो उसमें नहीं था। वो कुर्सी पर बैठ गया, कंप्यूटर खोला, लेकिन स्क्रीन को नहीं देखा। इसके बजाय उसने बगल की एक छोटी दराज खोली। अंदर चाबियों का एक गुच्छा था। एक पुरानी चांदी की चाबी जिसे बहुत कम इस्तेमाल किया जाता था। उसने उसे उठाया। ये उसके पापा की तिजोरी की चाबी थी, एक ऐसी जगह जिससे वो सालों से बचता रहा था। समय की कमी की वजह से नहीं, बल्कि सामना करने की इच्छा न होने की वजह से। लेकिन आज सब कुछ अलग था। वो खड़ा हो गया। बाहर आंगन में मीरा अब भी शांति देवी के पास खड़ी थी। उसे नहीं पता था कि रोहन क्या सोच रहा है। ना ही उसने अंदाजा लगाया। वो बस आंटी को देख रही थी। आप अंदर चलिए, शाम की हवा ठंडी है। शांति देवी ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन अब भी उसका हाथ पकड़े हुई थे। तुम जाओगी नहीं है ना? मीरा चुप रही। एक साधारण सा सवाल, लेकिन जवाब साधारण नहीं था। मैं उसने शुरू किया और फिर रुक गई। वो कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहती थी जिसके बारे में वो पक्का ना हो। शांति देवी ने जोर नहीं दिया। उन्होंने बस धीरे से उसका हाथ भींचा। थोड़ी देर रुको। मीरा ने सिर हिलाया। जी। उस पल में वो मालिक और नौकर नहीं थे, बस दो इंसान थे। एक जिसे सुनने की जरूरत थी, एक जो सुनना जानती थी। घर के अंदर रोहन अपने पिता के स्टडी रूम के दरवाजे के सामने खड़ा था। हाथ में चाबी थी। उसने उसे अभी तक खोला नहीं था, लेकिन पहली बार वो चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो कभी नहीं समझ पाएगा कि क्या हो रहा है। और कुछ जवाब वर्तमान में नहीं, बल्कि अतीत में होते हैं, जिससे वो बहुत लंबे समय से बचता रहा था। रोहन के पिता का स्टडी रूम वैसा ही था जैसा कई साल पहले था। किसी को भी उसमें कुछ भी बदलने की इजाजत नहीं थी। कमरे के बीच रखी बड़ी लकड़ी की मेज से लेकर छत तक ऊंची किताबों की अलमारी और गर्म पीली रोशनी वाले पुराने टेबल लैंप तक, सब कुछ एक गंभीर एहसास लिए हुए था। जैसे इस कमरे में समय उस दिन से रुक गया था जब वो आदमी चला गया था। रोहन दरवाजे के सामने कुछ सेकंड खड़ा रहा, फिर उसे अंदर धकेला। कब्जे से हल्की सी आवाज आई, ऊंची नहीं, लेकिन अंदर की शांति को तोड़ने के लिए काफी थी। वो अंदर गया, दरवाजा पीछे बंद कर लिया, और बहुत लंबे समय के बाद उसने खुद को इस जगह में बिना किसी जल्दबाजी के खड़े रहने की इजाजत दी। उसने चारों तरफ देखा। सब कुछ करीने से था, ठीक उसके पिता के स्वभाव की तरह। कोई भी कागज अपनी जगह से हिला हुआ नहीं था। कोई भी फालतू चीज नहीं थी। एक ऐसी जिंदगी जो एक परफेक्ट सिस्टम की तरह व्यवस्थित थी। कम से कम बाहर से तो यही लगता था। रोहन काम की मेज के पास गया, ठंडी लकड़ी की सतह पर हाथ रखा। उसे याद आया कि वो बचपन में यहां बैठता था, पिता को काम के बारे में समझाते हुए सुनता था, उन फैसलों के बारे में जो लेने पड़ते थे, इस बारे में कि कभी-कभी पूरे सिस्टम को बचाने के लिए एक हिस्से का बलिदान देना पड़ता है। तब वो मानता था, और वो इसी विश्वास के साथ बड़ा हुआ था आज तक। रोहन ने दाईं दराज खोली और पुरानी चांदी की चाबी निकाली। उसने उसे कुछ सेकंड देखा और फिर कमरे के कोने में रखी तिजोरी की तरफ मुड़ा। एक ऐसी चीज जो लगभग भुला दी गई थी, लेकिन कभी फेंकी नहीं गई थी। वो पास गया, ताला वैसा ही था। उसने चाबी लगाई, घुमाया, एक हल्की खट की आवाज आई। तिजोरी का दरवाजा खुल गया। अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ फाइलें, एक छोटा लकड़ी का बक्सा और एक भूरे रंग की फाइल जो कोनों से थोड़ी घिस गई थी। रोहन ने पहले फाइल निकाली। कवर पर हाथ से लिखा था माया शर्मा। उसने धीरे से हाथ भींचा। बिना खोले ही वो जानता था कि उसके हाथ में क्या है,
लेकिन उसने फिर भी खोला। अंदर वेस्टर्न रीजन की ब्रांच से जुड़े कागजात थे, वित्तीय रिपोर्टें, खर्च कटौती के फैसले, कर्मचारियों की सूची। माया शर्मा का नाम कई जगहों पर गोदाम प्रबंधक के रूप में था, जो मुख्य संचालन की प्रभारी थीं। आखिरी पन्ने पर एक फैसला था, नौकरी का अनुबंध समाप्त, कोई मुआवजा नहीं। रोहन ने धीरे धीरे हर शब्द पढ़ा। कोई साफ वजह नहीं थी, बस उसके पिता के हस्ताक्षर थे। उसने फाइल नीचे रखी, दूसरे हाथ से छोटा लकड़ी का बक्सा खोला। अंदर एक डायरी और एक लिफाफा था। लिफाफा पुराना था, लेकिन खोला नहीं गया था। उस पर लिखा था, श्रीमती माया शर्मा के लिए। रोहन ने उसे उठाया। वो सामान्य से ज्यादा भारी लगा। उसने उसे खोला। अंदर हाथ से लिखा एक खत था। जानी पहचानी लिखावट। उसने पढ़ना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। शायद उस माफी से जिसे कहने की हिम्मत मैं तब नहीं जुटा पाया जब आप मेरे सामने थीं। रोहन एक सेकंड रुका। उसने आगे बढ़ा। उस दिन का फैसला सही नहीं था। मैंने कंपनी के लिए सबसे तेज, सबसे आसान और सबसे कम नुकसान वाला रास्ता चुना। लेकिन मैंने उस कीमत के बारे में नहीं सोचा जो एक इंसान को चुकानी पड़ती है। रोहन ने गला साफ किया। आपने 10 साल से ज्यादा वफादारी से काम किया, और मैंने उसका जवाब उस ठंडक से दिया जिसे मैं खुद जरूरी कहता था। मुझे पता है कि कोई भी माफी जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकती। उसने खत को कसकर भींच लिया। लेकिन अगर हो सके तो मैं इसकी भरपाई करना चाहता हूं, गलती मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ जीना बंद करने के लिए। आखिरी लाइन, मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं ये बात आपसे सीधे कह सकूंगा। खत खत्म हो गया। कोई तारीख नहीं, कोई डाक टिकट नहीं, बस एक माफी जो इस कमरे से कभी बाहर नहीं गई। रोहन ने हाथ नीचे किया। उसकी आंखें सामने की खाली जगह पर टिक गईं। उसके दिमाग में उसके पिता की छवि बदलने लगी। अब वो हमेशा सही रहने वाले आदमी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जो जानते थे कि वो गलत हैं, लेकिन सुधारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। रोहन कुर्सी पर बैठ गया। पहली बार उसे समझने और करने के बीच का फासला इतना बड़ा लगा। वो समझ गया था, लेकिन कल उसने क्या किया? वो उठा और बाकी कागजात देखने लगा। सबसे नीचे एक और फाइल थी। कोई पुरानी फाइल नहीं, बल्कि एक निवेश खाते की। एक फंड जो एक गुमनाम नाम से बनाया गया था। शुरुआती रकम बड़ी नहीं थी, लेकिन उसे कई सालों तक बनाए रखा गया और बढ़ाया गया। लाभार्थी का नाम माया शर्मा। रोहन ने सारांश खोला। मौजूदा रकम एक परिवार की जिंदगी बदलने के लिए काफी थी। ये मदद नहीं थी, बल्कि एक भरपाई थी। एक भरपाई जो बहुत देर से आई। रोहन चुपचाप खड़ा रहा। सब कुछ साफ था। उसके पिता जानते थे कि वो गलत है। उन्होंने सुधारने की कोशिश की, लेकिन देर हो गई। और कल रोहन ने वही दोहराया था, तेज, दृढ़, बिना पूछे, बिना समझे। उसने आंखें बंद कर लीं। एक बात उसके दिमाग में गूंजी, तुमने कभी नहीं पूछा कि माँ को क्या चाहिए, और अब उसने कभी उससे नहीं पूछा था। रोहन ने आंखें खोली। उसकी नज़र अब पहले जैसी नहीं थी। अब वो ऊपर खड़े इंसान की नहीं, बल्कि सामना करने वाले की थी। उसने खत उठाया, उसे वापस लिफाफे में रखा और फिर सारी फाइलें ले ली। उसने तिजोरी तुरंत बंद नहीं की। उसने अंदर एक बार और देखा। कुछ और नहीं था, बस वो था जो उसने अभी पढ़ा था, और वो जो उसे करना था। उसने तिजोरी बंद कर दी। इस बार खट की आवाज़ पहले जैसी हल्की नहीं थी। ये एक ऐसे दरवाजे के बंद होने जैसी थी जो कुछ और खोलने के लिए बंद हुआ हो। बाहर आंगन में पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। बगीचे की लाइटें जल गई थीं। पीली रोशनी रास्ते पर फैल रही थी। मीरा अब भी शांति देवी के पास बैठी थी। दोनों ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। जरूरत नहीं थी। उनके बीच की खामोशी खाली नहीं थी, बल्कि भरी हुई थी। रोहन बाहर आया। हाथ में फाइलें थीं। मीरा ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसी दूरी नहीं थी, लेकिन अभी नजदीकी भी नहीं थी। बस इंतजार था। रोहन उसके सामने रुका। वो तुरंत नहीं बोला। पहली बार उसे शब्द चुनने में समय लग रहा था। मेरे पिता, उसने शुरू किया। आवाज धीमी थी। वो गलत थे। कोई बहाना नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक स्वीकृति। मीरा ने कुछ नहीं कहा, और मैं, उसने आगे कहा, मैंने वही दोहराया। एक पल की खामोशी, लेकिन मैं वही नहीं रुकूंगा। रोहन ने फाइलें आगे बढ़ाई। कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं नहीं बदल सकता, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं फिर से कर सकता हूं। मीरा ने फाइलों को देखा,
लेकिन अभी तक लिया नहीं। ये मदद नहीं है, रोहन ने कहा। ये वो चीज़ है जो बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। रात की हवा धीरे धीरे चल रही थी। माहौल ठंडा हो गया था, लेकिन तीनों के बीच कुछ गर्म हो रहा था। तनाव नहीं, बल्कि सच्चाई। और पहली बार रोहन मेहरा को समझ आया कि गलती सुधारने का मतलब सिर्फ माफी मांगना नहीं होता, बल्कि सच का सामना करना और सही काम करना होता है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। ये भी बताएं कि आपका ये वीडियो कहाँ से है। मैं सदैव खुश और सुरक्षित रहूं। अधिक जानकारी ताकि हम सब उसे पढ़ें।